बच्चों, आज चैप्टर 2 की चैप्टर 2 की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है, जिसमेम मैं देख रही हूँ कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको समझा दिया है। मैं प्रश्नोत्तर पर हूँ जो 100 से 150 शब्दों में आपसे मांगे गए हैं। सेकंड, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इसे किस प्रकार से करना है। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। अब इसके बारे में बच्चों मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी। देखिए, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि राजा कुछ अभिलेख छोड़ते हैं तो उनमें राजा ज्यादातर उन्हीं कार्यों का वर्णन करते हैं जो उन्होंने किए हैं, अन्य का वो बहुत कम वर्णन इसमें देते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है इतिहासकारों के सामने सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने में। किंतु कुछ मूर्तियां पुरातत्व में जैसे कि हम देखें तो मूर्तियां विशेष तौर से सामान्य लोगों के जीवन का परिचय दे देती हैं, क्योंकि मूर्तियों को लगभग वही वस्त्र और वही गहने और लगभग उसी प्रकार दर्शाया जाता है जिस प्रकार से उस समय के सामान्य लोगों का जनजीवन रहा होगा। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोतों में ही मृद भांड आ जाते हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन या किसी और धातु से निर्मित बर्तन जो किले से ना मिलकर किले की बस्ती के बाहर से मिलते हैं, वो भी सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण होते हैं। और राजा के अभिलेखों से भी यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक क्ल्यू मिल जाता है, ये एक संकेत मिल जाता है कि उसके राज्य में प्रजा किस प्रकार की रही होगी। तो जिस प्रकार राजा के विचार उसी प्रकार से प्रजा का वो पालन करता रहा होगा। इसके अतिरिक्त राजा कितना कर लेते थे, किस प्रकार जनता से वसूला जाता था, इन सब चीजों से सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण हो जाता है। और चूंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो चुकी थी, यानी कि आविष्कार किया जा चुका था, तो लोहे से अस्त्र शस्त्र भी बने और लोहे के फाल, खेती करने के अन्य उपकरण बने जिससे कि फसल ज्यादा उत्पन्न हुई और सामान्य लोगों के जीवन में समृद्धि आई। इस प्रकार सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाती है, साहित्य, समकालीन साहित्य, जैसे कि जातक कथाएं और महावीर जैन के द्वारा जैन धर्म चलाए गए जैसे कि जैन धर्म और जातक कथाओं, इनसे भी सामान्य लोगों के जीवन का पता लग जाता है। क्योंकि 550 जातक कथाएं हैं जिनमें महात्मा बुद्ध के 550 पुनर्जन्मों की कथाएं हैं। उनमें भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाया गया है कि सामान्य लोगों का जनजीवन किस प्रकार का था। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। 100 से 150 शब्दों का आराम से आप इसे कर लेंगे। इसे अटेम्प्ट करने में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पांडे सरदार। स्रोत 3 को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव स्रोत 8 की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती हैं। अब इसके लिए हमें पहले स्रोत 3 पर जाना पड़ेगा। इससे पहली क्लास में मैंने आपको पांडे सरदार को दी जाने वाली भेंट और पांडे सरदार के वन की तरफ जाने के बारे में आपको समझाया था, जो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ था। मैं आपको वहीं पर जो है लेकर पुनः एक बार चलती हूँ और उसकी तुलना देखते हैं दंगुन गांव से किस प्रकार से की गई है। देखिए बच्चों, ये स्रोत 3 है जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर से रिलेटेड है। पांडे सरदार सेनगुत्तु वन की वन यात्रा। मैंने आपको बताया था जैसे कि पहले भी कि तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का एक अंश है। ये शिल्पाधिकारम, जिसे तमिल भाषा का महाकाव्य माना जाता है, उसमें पांडे राजवंश से रिलेटेड सेनगुत्तु वन जो राजा थे उनकी वन यात्रा का वर्णन है।
और उन्हें किस प्रकार से देखे। वहां के जब वो वन की यात्रा पर थे तो लोगों ने किस प्रकार से उन्हें भेंट दी, ये स्पष्ट रूप से इस पूरे पैराग्राफ में दिखाया गया है। तो आप एक पैराग्राफ इन सब चीजों का जो भेंट स्वरूप दी गई के उतार लेंगे, पूरा पैराग्राफ उतार लेंगे। और अब इसकी तुलना, चूंकि हमें प्रभावती गुप्त को दंगुन गांव में जो है जो चीजें भेंट या जो भी चीजें मिलती थी उनसे करनी है तुलना, तो अब हम उसी पृष्ठ पर पुनः उसी स्रोत पर पुनः चलेंगे। चलिए, अब बच्चों ये स्रोत 8 है, प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। क्योंकि इस दान को, इस गांव को, दंगुन गांव को प्रभावती गुप्त ने ब्राह्मणों को दान कर दिया था, इसलिए वो एक आदेश जारी करती है कि दंगुन गांव के वासियों से अब क्या क्या नहीं लिया गया है। तो अब ये चीजें जो हैं बच्चों, इसके नीचे के पूरे पैराग्राफ में दी गई है कि क्या क्या चीजें नहीं ली जाएंगी, यानी कि अब वो ब्राह्मणों के द्वारा वहां से ली जाएंगी। कर भी वहां से ब्राह्मण ही लेंगे और इन चीजों को भी ब्राह्मण ही वहां से प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार दोनों की तुलना हो जाएगी और इनमें जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वो इसका निष्कर्ष बन जाएगा बाद में, यानी कि जो भी इनमें भिन्न भिन्न चीज होगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज होंगी दोनों में, किसी एक में तो जरूर होंगी, तो उन दोनों में से हमारा निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा। लेकिन वो तब आएगा बच्चों जब हम दोनों पैराग्राफ की तुलना अच्छी प्रकार से करेंगे। चलिए, अब हम जहां हमने कल की क्लास खत्म की थी वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, पॉइंट है 5.4 का आपका, ये जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण, यानी कि भूमि दान की परंपरा इस समय तक भारत में चल चुकी थी। इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया जाएगा आपको। देखते हैं कि ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही, यानी कि ईस्वी सन की शुरुआत के साथ ही भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में कहें तो भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है, अर्थात राजा जब भूमि दान करते थे तो उसे अभिलेखों में लिखवा देते थे, लेकिन अधिकतर ये अभिलेखों पर उत्कीर्ण न होकर के ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे और वो ताम्र पत्र उस व्यक्ति को दिया जाता था जिसे भूमि दान में दी जाती थी। और ये एक साधारण सा उस समय का नियम बन गया था कि भूमि अधिकतर ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थाओं को ही दान दी जाती थी। अधिकांश अभिलेख भी उस समय के संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में भी, यानी कि लोकल भाषाओं में भी अभिलेख थे। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। बच्चों, ये अभिलेख जो है प्रभावती गुप्त से रिलेटेड है, जो चंद्रगुप्त सेकंड, इनका समय काल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था, उनकी पुत्री थी। अब उनके बारे में है बच्चों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक से शायद ईसा पूर्व छप गया है, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी है, ये पूर्व हटा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रभावती गुप्त भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। इसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में, वाकाटक राजवंश में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। देखिए, उस समय तक थोड़े धर्म से रिलेटेड जो नियम थे वो थोड़े कठोर बन चुके थे और महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया गया था। किंतु फिर भी प्रभावती गुप्त के एक अभिलेख से पता लगता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट कर देना मैं आपको चाहती हूँ कि प्रभावती गुप्त के पति की जो है शादी के जब उनके 2 पुत्र
छोटे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए संपूर्ण भूमि की स्वामी जो है प्रभावती ही हो गई थी। बच्चे छोटे थे इसलिए उन्होंने उसका दान कर दिया था और सारी संपत्ति की मालिक वही थी। तो किंतु इसका एक और कारण बताया है, क्योंकि वह एक रानी थी। देखिए वो भी आ जाता है स्पष्ट, क्योंकि भूमि की स्वामी ही वही थी तो रानी थी, इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो शायद। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। शायद हो सकता है कि इस स्थान पर धर्मशास्त्र समान रूप से लागू न हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे। यानी कि ग्रामीण प्रजा में कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, किसान थे और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इसका अर्थ यह है कि जिसे गांव जो है दान में दे दिया जाता था, उसकी आज्ञा का, राजा की आज्ञा न मान करके फिर उस नए प्रधान की आज्ञा का पालन गांववासियों को करना होता था और सारे भुगतान, भेंट इत्यादि उन्हें ही देने पड़ते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं कि इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है, कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलता है। यानी कि सब जगह जो है एक से अधिकार नहीं दिए गए थे, कुछ भिन्नता उनमें जरूर थी। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। देखिए भूमि दान को लेकर इतिहासकार भी जो हैं काफी वाद विवाद में उलझे हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहन करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। देखिए बच्चों एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है और कई अन्य जो है बुक्स में भी आपको मिलेगा, और इस बुक चैप्टर के अंत में कुछ आपको लिंक दिए रहते हैं जो गवर्नमेंट की लगभग साइट्स होती हैं, तो उन पर यदि कोई आपको कोई आपत्ति या कुछ आपको दिक्कत आती है तो कुछ भी आप देखना चाहें इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरे ही बुक से रिलेटेड तो आप वहां चेक कर सकते हैं। देखिए एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हर्षवर्धन के शासन के बाद भारत में सामंत जो हैं उभर कर सामने आ गए थे और वास्तव में सम्राटों का जो पहले नियंत्रण था अब वैसा नहीं रह गया था, ये तो स्पष्ट है। और संभवतः हो सकता है कि राजा ने इसीलिए भूमिदान को बढ़ावा दिया हो ताकि उनकी जो है एक समर्थक वर्ग उनका बना रहे। अब पुनः वापस उसी प्रश्न पर चलते हैं क्योंकि हमारा वहां पर कुछ रह गया है बच्चों। यहाँ पर दिया गया है हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई उनकी जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट थे जो उनके दरबारी कवि थे। लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में उन्होंने इसे लिखा और उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। देखिए बस्ती का पूरा वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है कि बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ है, जो हैं भी
उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, बोरभंग, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी। अर्थात इसमें जो है सभी वो चीजें बता दी गई हैं जो विंध्य क्षेत्र में उत्पन्न उस समय हो रही थी और उन्हें बेचने के लिए अन्य नगर में जाना पड़ता था। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं। देखिए स्रोत 8 मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आपके क्वेश्चन में आया है। इसमें देखिए पिंक बॉक्स में आप एक चीज देख लेंगे कि जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे, उसे अग्रहार कहते थे। इसे बच्चों अलग से अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लें, पूरे के पूरे बॉक्स को में जो दिया है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 नंबर में जरूर आने वाला क्वेश्चन है या 1 नंबर में, कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जा रही थी उसे क्या कहते थे, अग्रहार कहते थे। और ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मणों से राजा जब उन्हें जो भूमि दे देता था उससे कर वसूल नहीं करता था। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था, यानी कि ब्राह्मण उस गांव के ऊपर या उस भूमि के ऊपर सर्व प्रमुख जो है वो अधिकार पा लेते थे। अब इसमें नीचे की तरफ देखते हैं, कुछ थोड़ा सा हमारा अंश अभी बचा हुआ है। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी भी मिलती है। राज्य और किसानों के बीच संबंध की झांकी भी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। कौन थे वो लोग? पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले, यानी कि इन पर नियंत्रण नहीं था पशुपालकों पर, क्योंकि पशु कहाँ से पालते हुए कहाँ निकल जाते थे, उनकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी, क्योंकि उनका कोई भूमि पर अधिकार तो था नहीं। और संग्राहक भी ऐसे ही थे जो इकट्ठा करके चीजों को अपना जीवन यापन करते थे। शिकारी भी ऐसे ही थे, मछुआरे और शिल्पकार लोग भी थे। कभी उनका जो है काम सही चलता था तो कभी घाटे में भी चला जाता था। तो ऐसे सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे, यानी कि ये लोग ऐसे होते थे ना तो इनके अपने कोई विवरण रखे जाते थे और न ही ये आदान प्रदान के कोई विवरण रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है 6 पॉइंट, नगर एवं व्यापार। देखिए पूरे 1000 वर्षों के समय में हमें नगर एवं व्यापार पर चर्चा करनी है। उससे पहले मैं आपके जहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां वापस जाना चाहूंगी, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि किन किन क्वेश्चंस के आंसर हम प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों जो 100 से 150 शब्दों वाले आपके क्वेश्चन हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपका रह जाता है, क्योंकि इससे संबंधित अभी विवरण हमें प्राप्त नहीं हुआ है, हमने उसके बारे में अभी नहीं पढ़ा है। तो नेक्स्ट में देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने कितने क्वेश्चन के बारे में अभी पढ़ लिया है, जो कि 500 शब्दों में आपको लिखने हैं। उनके ऊपर एक लघु निबंध आपको लिखना है। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं पहले आपके सामने कह रही थी कि आप जानकारी चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ बुक्स के नेम भी हैं और बाद में कुछ साइट्स भी दी रहती हैं, ये दी हुई है नीचे, इनमें भी आप क्लिक करके थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से सॉल्व हो चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। इनके बारे में मुझे लगता है कि अब कोई आपको संशय नहीं रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, ये भी बच्चों हमने अभी नहीं पढ़ा है। उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। इसके बारे में बच्चों हम राजत्व के विचारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि देवतुल्य अपने को उत्तर मौर्य काल में शासक जो है मानने लगे थे, और इसका उदाहरण भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि जैसे कि मथुरा से
कुषाण शासकों का एक मंदिर मिलता है, जिसमें जो है सभी महान कुषाण वंश के शासकों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, अर्थात वो पूजा के लिए ही उनका यूज किया जाता होगा। यानी कि राजा अब अपने आप को जो है भगवान तुल्य, ईश्वर तुल्य मानने लगे थे। जैसे कि देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग कुषाण शासकों ने किया, और आगे चलकर गुप्त काल में भी कुछ राजाओं ने अपने आप को विभिन्न विभिन्न प्रकार के ईश्वरों से जोड़ा। और सातवाहन काल में भी देखते हैं कि थोड़ा ईश्वरीय प्रभाव तो था। तो राजत्व के विचारों के ऊपर चर्चा इसमें हो जाएगी। और वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। परिवर्तन देखिए बहुत ज्यादा हुए थे। परिवर्तन के तौर पर सबसे पहले तो लोहा ही प्रमुख रूप से आ जाता है, जो कि लोहे, चूंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का आ जाना एक क्रांति का आना था, जिसके लिए कृषि के तौर तरीकों में काफी हद तक परिवर्तन हुए, जिससे कि उपज बढ़ी और किसान और राजा दोनों ही के जीवन में समृद्धि आई। क्योंकि लोहे से कुदाल, हल के फाल, कृषि के अन्य उपकरण और अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र आदि सब बनाए जाने लगे, और उनसे जो है कृषि योग्य जो भूमि थी उसमें वृद्धि की गई। बंजर पड़ी हुई भूमि को भी उर्वर बनाया गया, और उसमें वहां की प्रकृति के अनुसार जो है फसल उगाई गई, और इन सब से देश में समृद्धि आई, जिससे कि किसानों के साथ साथ राजा भी समृद्ध हुए। और यही कारण था कि भारत जो है सोने के सिक्के जारी करने में जो है आगे आया। हालांकि भारत में अभी आपको मैं पिछले उसमें जो है कुछ प्रश्न रह गए हैं, उनमें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी भारत में कैसे कैसे सिक्कों का, सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो देखिए बच्चों, सोना कहीं और से नहीं बल्कि किसानों से मिलने वाली आय, भेंट इत्यादि इन सब से ही एकत्र किया गया था। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए आपके कंटेंट जो आपका शेष बचता है इस चैप्टर का, उसे लेकर शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होती हूँ मैं। और बच्चों देखिए, आपसे मेरी निरंतर यही एक आशा रहती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी शीघ्र मिल सके। धन्यवाद।